एंगशेन, तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं। ताला घूमने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। कल सुकाइदाओ और सु युआनरू ने बिना रुके मुझे लातें मारी थीं। थोड़ी देर सोने और जागने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे इंटरनल ऑर्गन्स, अंदरूनी अंग हिल गए हों, और ये बहुत दर्दनाक था। इसके अलावा मैंने पूरी रात कुछ नहीं खाया था। मैं इतना कमजोर था कि मुझे मुश्किल से साफ दिखाई दे रहा था। कॉमरेड जैंगशेन, सुकाइदाओ ने मुझसे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने को कहा है। सोंगजिंग नियन धीरे से बेड के पास बैठ गया। मेरे पास यहाँ कुछ अच्छी चीज है, इसे पी लो। ये सभी बीमारियों को ठीक कर देता है। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? उसने एसिड की बोतल आगे बढ़ा दी। उसके शब्द लालच, टेम्पटेशन से भरे थे। इसे पी लो और तुम्हारे घाव भर जाएंगे। तुम सुकाइदाओ से बच सकोगे। मैंने अपनी धुंधली आंखें खोली और इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। साउथ वेस्ट मिलिट्री रीजन। सुकाइदाओ नए रिक्रूट्स, रंगरूटों को ट्रेनिंग दे रही थी। अचानक उसके दिल में घबराहट, पैनिक का एहसास हुआ, जिससे उसका बैलेंस लगभग बिगड़ गया। लेफ्टिनेंट, क्या बात है? एक गार्ड तुरंत उसे सहारा देने के लिए आगे आया। सुकाइदाओ ने अपना सिर हिलाया। उसने बोलना जारी रखने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कन, पैल्पिटेशंस की लहरों ने उसके लिए और काम करना नामुमकिन कर दिया। उसने आनन फानन में ट्रेनिंग की ड्यूटी बटालियन कमांडर को सौंपी और खुद गाड़ी चलाकर घर चली गई। उस समय सु युआनरू भी बिना रुके घर की ओर भाग रही थी। दोनों एक इंटरसेक्शन, चौराहे पर मिले। दीदी, आप वापस क्यों आ गई? सुकाइदाओ चलना बंद नहीं किया। मुझे चिंता हो रही है। मैं जैंगशेन को चेक करने जा रही हूं। जैसे ही वे यार्ड आंगन में दाखिल होने वाले थे, उन्होंने एक महिला को देखा जिसने प्योर ब्लैक यूनिफॉर्म पहनी थी और दूसरी छोटी गली से आ रही थी। एक्सक्यूज मी, क्या जैंगशेन यहां रहता है? सुकाइदाओ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कौन हो? तुम्हें उससे क्या काम है? गु किंग हन धीरे से मुस्कुराई। आप लेफ्टिनेंट सु होंगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम गु किंग हन है। मैं कॉमरेड जैंगशेन की। सुकाइदाओ ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी नजर चाकू की तरह तेज थी। कॉमरेड गु, आप ऐसी बातें नहीं कह सकती। जैंगशेन मेरा पति है। हमारी मैरिज एप्लीकेशन आज अप्रूव हो जाएगी। गु किंग हन के चेहरे की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। लेफ्टिनेंट सु, इतनी जल्दी मत बोलिए। ये अभी अप्रूव नहीं हुई है। सुकाइदाओ उसके बेरुखी भरे लहजे, डिसमिसिव टोन से नाराज हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। मैं जैंगशेन को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। सु युआनरू का चेहरा भी आक्रोश, इंडिग्नेशन से भरा था। वो कहीं नहीं जा रहा है। इतने सालों से उसने हमारे परिवार के लिए खुद को डेडिकेट, समर्पित किया है। वो जाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? ये सुनकर गु किंग हन का चेहरा ठंडा पड़ गया। तुमने खुद ही कह दिया, तुम्हारा परिवार। क्योंकि तुमने कभी जैंगशेन के परिवार के बारे में नहीं सोचा, तो मेरे उसे ले जाने में क्या बुराई है? सु युआनरू गु किंग हन के करीब आई। उसकी गुस्से वाली नजर ऐसी लग रही थी जैसे वो उसे पूरा निगल जाना चाहती हो। सिर्फ हमारे एक शब्द से वो नहीं जा सकता। वो मेरे और मेरी बहन के प्रति बहुत ओबेडिएंट, आज्ञाकारी है। क्या तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जैंगशेन के पास तुम्हारी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? गु किंग हन ने बेरहमी से दोनों बहनों की तरफ एक एग्रीमेंट फेंका। सुकाइदाओ और सु युआनरू ने इसे जल्दी से पढ़ा और पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। जब उन्होंने एंड डेट और मेरे सिग्नेचर देखे तो उनके दिमाग पर जैसे बिजली गिर गई। कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त थी कि इन 5 सालों के लिए सु बहनों को जिस भी चीज की जरूरत होगी, मुझे उन्हें संतुष्ट करने का रास्ता ढूंढना होगा। मुझे उनके डेली रूटीन का बारीकी से ख्याल रखना था। इसके अलावा मुझे उन दोनों की लाइफ और सेफ्टी भी एंश्योर करनी थी। तो पिछले 5 सालों से उनके लिए मेरा बेपनाह प्यार फेक था। सुकाइदाओ को ये पिछले कुछ दिन याद आए। मैं बार बार काउंटडाउन का जिक्र कर रहा था। उसका दिल दर्द से तड़प उठा। पता चला कि मैंने उससे कभी प्यार ही नहीं किया था। इसलिए जब टाइम पूरा हुआ तो मैं जाने के लिए और इंतजार नहीं कर सका। अगर उसने कल दरवाजा लॉक नहीं किया होता तो आज जब वो काम से घर आती, मैं पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुका होता। ये सोचकर उसने कॉन्ट्रैक्ट को कसकर पकड़ लिया। वो मेरे पास भागकर एक्सप्लेनेशन मांगना चाहती थी। अचानक दूसरी मंजिल की खिड़की धक्का देकर खोली गई। एक टूटी हुई तितली की तरह एक जाना पहचाना फिगर नीचे गिरा। जैंगशेन, सुकाइदाओ और सु युआनरू की आंखें फटी रह गईं। वे बस भागकर आने ही वाले थे, लेकिन गु किंग हन उनसे भी तेज थी। एक पल में उसने मुझे मजबूती से पकड़ लिया था। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और गु किंग हन का कॉलर कसकर पकड़ लिया। प्लीज मुझे यहां से ले जाओ। गु किंग हन ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगी। सुकाइदाओ ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। कॉमरेड गु, आपको क्या लगता है कि आप मेरी फैमिली मेंबर को कहां ले जा रही हैं? गु किंग हन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और तेजी से चलना जारी रखा। सुकाइदाओ घबरा गई। आप किस मिलिट्री रीजन से बिलोंग करती हैं?
आपकी रैंक मुझसे ऊंची नहीं हो सकती। आपको जैंग शेन को ले जाने का क्या हक है? क्या होगा अगर मैं वो हूं जो अपने बेटे को ले जाना चाहता है? क्या लेफ्टिनेंट सू मुझे भी रोकना चाहती हैं? सामने से एक गंभीर और स्थिर आवाज आई। सुकाइदाओ ने अपना सिर ऊपर उठाया। वो उस आदमी के सीने पर लगे मेडल्स देखकर दंग रह गई। वो इस आदमी को मिलिट्री रीजन जनरल्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस में देख चुकी थी। वो कमांडर के बगल में बैठा था। वो नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो का डायरेक्टर था। लेफ्टिनेंट सू, मेरे बेटे का इतने सालों तक ख्याल रखने के लिए थैंक यू। अब मैं उसे घर ले जाना चाहता हूं। सुकाइदाओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा। डायरेक्टर, जियांग जैंगशेन और मेरी शादी हो चुकी है। जियांग किंगुओ ने अपना सिर झुकाया। एक गार्ड ने सुकाइदाओ को मैरिज एप्लीकेशन थमाई। उस पर नॉट अप्रूव्ड 3 शब्द उसकी आंखों में गहरे चुभ रहे थे, जिससे उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू गिरने लगे। नहीं, मेरे जैंगशेन को मत ले जाओ। जैसे ही गू किंग हन ने मुझे कार में बैठने में मदद की, उसने एक पीला हाथ उसे रोकते हुए देखा। मैंने आह भरी और सुकाइदाओ और सू युआन रू की तरफ देखते हुए बैठ गया। लेफ्टिनेंट सू, 5 साल पूरे हो गए हैं। मुझ पर सू फैमिली का कुछ भी बकाया नहीं है। ये कहने के बाद मैंने मजबूती से कार का दरवाजा बंद कर दिया। यहां से आगे आसमान बड़ा है और समंदर चौड़ा है। मैं इन दोनों को फिर कभी नहीं देखूंगा। लेकिन कौन जानता था कि मेरे जाने के बाद सू बहनें पूरी तरह पागल हो जाएंगी। दीदी, जैंगशेन चला गया। चलो घर चलते हैं। कार जाने के बाद सुकाइदाओ पूरे 3 घंटे तक उस चौराहे पर एक बेजान स्टैचू की तरह खड़ी रही। उसके दिमाग में बार बार वो पल आ रहा था जब वो पहली बार मुझसे मिली थी। एक 16 साल का लड़का, लंबा और दुबला, एक हैंडसम और जवान चेहरे के साथ। मैं बहुत डिलिजेंट था। हमेशा भोर होने से पहले उठकर उनका ब्रेकफास्ट तैयार करता था। जब सुकाइदाओ मिलिट्री रीजन जाती थी तो मैं टॉर्च लेकर सू युआन रू को स्कूल छोड़ने जाता था। जब वो अपने आर्मी साथियों के साथ शराब पीकर खुद को पूरी तरह गंदा कर लेती थी, तब मुझे जरा भी घृणा नहीं होती थी। उसे बिस्तर पर लिटाते हुए मैंने प्यार से कहा था, सुख, पीना बंद कर दो। उन कोमल शब्दों ने उसके दिल में एक तूफान खड़ा कर दिया था। पहली बार सुकाइदाओ को मेरे लिए अपने दिल में हलचल महसूस हुई। उसके बाद उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। मुझे इस बात का भी बुरा नहीं लगा कि उसने कभी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। मैं बिना किसी ऑफिशियल स्टेटस के सू फैमिली के घर रहने को तैयार था। उसे लगा कि मैं उसके प्यार में पागल हूं और उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब सुकाइदाओ का चेहरा भावशून्य था। उसने मैरिज एप्लीकेशन को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। सू युआन रू से अब और रहा नहीं गया और वो जोर से बोली, दीदी, वैसे भी वो हमारे घर में बस एक फ्री का नौकर, नैनी ही तो था। अगर चला गया तो चला गया। वो हमारे साथ इतना अच्छा बर्ताव इसलिए करता था क्योंकि आप मिलिट्री रीजन में लेफ्टिनेंट हो। अब उसे ऊंची रैंक वाला बाप मिल गया है तो वो पक्का अपने फैमिली कनेक्शन का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए कर रहा है। मुझे लगता है कि आप भाई जिंग नियन के लिए बेहतर मैच हो। अच्छा हुआ कि वो चला गया। इससे जिंग नियन के लिए रास्ता साफ हो गया। ये पहली बार था जब सुकाइदाओ ने सू युआन रू की तरफ इतनी भयानक नजर से देखा। जैंगशेन तुम्हारा इकलौता जीजा है। सू युआन रू चौंक गई और खालीपन से बोली, लेकिन वो तो जा चुका है। सुकाइदाओ का चेहरा काला पड़ गया। वह मुड़ी और घर चली गई। सोंग जिंग नियन लिविंग रूम में संतरा खा रहा था और टीवी देख रहा था। दोनों बहनों को देखकर वो मुस्कुराया। काइदाओ युआन रू, तुम आखिर वापस आ गई। सुकाइदाओ ने उसे देखा और माथे पर शिकन लाते हुए पूछा, जिंग नियन, मुझे याद है कि आज घर पर सिर्फ तुम और जैंगशेन थे। जैंगशेन दूसरी मंजिल से क्यों कूदा? क्या ऐसा ही कुछ हुआ था? सोंग जिंग नियन की आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा गलत समझे जाने के दुख से भर गया। काइदाओ, आज तुम मुझे गलत कैसे समझ सकती हो? खाना बनाने के बाद मैं कॉमरेड जैंगशेन के पास ले जाने वाला था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला उसने बाहर भागने की कोशिश की। मुझे डर था कि उसके जाने के बाद तुम दुखी होगी, इसलिए मैंने उसे बहुत देर तक समझाने की कोशिश की। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मेरी लापरवाही का फायदा उठाकर मुझे धक्का देगा और खिड़की से कूद जाएगा। बोलने के बाद सोंग जिंग नियन ने उन्हें अपने माथे का घाव दिखाया। मैं उसे रोक नहीं पाया, बल्कि मुझे कैबिनेट में धक्का दे दिया गया और मैं बेहोश हो गया। मैं अभी जागा हूं। सुकाइदाओ की आंखों में शक दूर होते देख उसने उसके करीब जाने की हिम्मत की। काइदाओ, कॉमरेड जैंगशेन पर ठीक से नजर न रखना मेरी गलती थी। मुझे सजा दो। आखिर वो आदमी था जिससे उसने कभी प्यार किया था। सुकाइदाओ को अब भी थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। जिंग नियन, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये हमारी सू फैमिली और जैंगशेन के बीच का मामला है। बोलने के बाद उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया और उसे दिलासा दिया कि वो खुद को दोष न दे। ये सुनकर जिंग नियन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में एक खुशी की चमक आई और उसने चिंता जताते हुए पूछा, तो वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था? काइदाओ, तुम्हें इसे बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम्हारे और उसके बीच कोई फीलिंग्स नहीं थी।
अच्छा ही हुआ कि वो चला गया, ये सबके लिए बेहतर है। उसने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने गौर नहीं किया कि सू कायदाओ का चेहरा और भी खराब होता जा रहा था। कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर सोंग जिंग नियन थोड़ा असहज हो गया और उसने जल्दी से सू युआनरू को मदद के लिए इशारा किया, लेकिन सू युआनरू ने अभी अभी एक लैंडमाइन पर पैर रखा था और अब उसकी जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। किसने कहा कि मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? सोंग जिंग नियन की मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई। सुकाइदाओ ने अपना सिर झुकाया और उस मैरिज एप्लीकेशन को देखा जहां उसने एक एक अक्षर करके लिखा था, आपसी प्रेम, विशेष अनुमति का अनुरोध है। उसे सिर्फ असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। सोंग जिंग नियन की खबर के बिना बीते उन 3 सालों में भी इतना दर्द नहीं हुआ था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं उसे ढूंढ लूंगी। सुकाइदाओ इस जन्म में सिर्फ जैंग शेन से ही शादी करेगी। सोंग जिंग नियन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अगली सुबह सू युआनरू आधे होश में जागी। उसने दरवाजा खोला और चिल्लाई, जैंग शेन, ब्रेकफास्ट कहाँ है? मुझे देर हो रही है। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? बोलने के बाद ही उसे कल की बातें याद आईं। वो मास्टर बेडरूम की तरफ देखे बिना नहीं रह सकी। सू कायदाओ पहले से ही अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म में थी। वह उदास चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। कायदाओ, युआनरू, ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाओ। फर्स्ट फ्लोर से एक कोमल आवाज आई। दोनों बहनों की आंखें चमक उठीं। वे जल्दी से नीचे भागी, लेकिन उन्होंने डाइनिंग टेबल के पास मुस्कुराते हुए सोंग जिंग नियन को खड़ा देखा। उनके चेहरों पर निराशा की एक भारी लहर दौड़ गई। सोंग जिंग नियन ने ये देखा और गुस्से के मारे लगभग अपने दांत पीस लिए। कायदाओ, युआनरू, मैंने अंडे बनाए हैं, जल्दी आओ और ब्रेकफास्ट कर लो। सुकाइदाओ और सू युआनरू ने टेबल पर रखे कांजी दलिया के कटोरे को देखा और साथ ही उस समय के बारे में सोचा जब मैं अभी यहीं था। टेबल स्टीम बन्स और फ्राइड केक से भरी रहती थी। सोंग जिंग नियन ने ध्यान से उन दोनों को सर्व किया। कायदाओ, ये पहली बार है जब मैंने खाना बनाया है। चक्कर देखो। सुकाइदाओ ने देखा कि कांजी में साफ तौर पर हरे प्याज स्कैलियंस थे और उसने माथे पर शिकन लाते हुए कहा, मैं हरा प्याज नहीं खाती, तुम भूल गए? सोंग जिंग नियन दंग रह गया। वो हकलाते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए नया कटोरा बना देता हूँ, रहने दो, मैं कैंटीन में खा लूंगी। मैं जा रही हूँ। सू कायदाओ की भूख मर चुकी थी। वो सीधे घर से बाहर निकल गई। सू युआनरू को डर था कि जिंग नियन को बुरा लगेगा। उसने जल्दी से एक बड़ा घूंट भरा, लेकिन अगले ही पल उसे उबकाई आई और उसने सब बाहर थूक दिया। सोंग जिंग नियन 3 मीटर दूर कूद गया, इस डर से कि कहीं छींटे उस पर न पड़ जाएं। युआनरू, क्या हुआ? सू युआनरू ने अपना गला पकड़ लिया। उसके चेहरे पर दर्द था। अंडे के छिलके का एक बड़ा टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है। आखिरकार दरवाजे से बाहर निकलते हुए सू युआनरू को खुद एहसास नहीं हुआ कि उसने अपने दिल से राहत की सांस ली है। वो मेरे बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। कितना अच्छा होता अगर वो अभी भी यहीं होता। पछतावे की एक जोरदार लहर उसके दिल से टकराई, जिससे वो पीली पड़ गई। मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कैंटीन। गुड मॉर्निंग लेफ्टिनेंट सू, आप कैंटीन में क्यों खा रही हैं? क्या जीजाजी आज आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाने में आलस कर गए? पिछली बार जीजाजी ने जो बन्स भेजे थे वे बहुत टेस्टी थे। लेफ्टिनेंट, क्या इस साल जीजाजी हमारे साथ न्यू ईयर ईव का डिनर बनाएंगे? तुम कितनी लालची हो। पिछली बार जीजाजी खाना लेकर आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि लेफ्टिनेंट सू बीमार हैं, लेकिन तुम लड़कियों ने सब खा लिया और फिर भी चाहती हो कि जीजाजी तुम्हारे लिए खाना बनाने आए। लेफ्टिनेंट और उनके जीजाजी हम जैसे सिंगल लोगों को कितना जलाते हैं। सुकाइदाओ ने अपना शकरकंद स्वीट पोटैटो कूटा। उसके दिल में मेरे लिए तड़प किसी समुद्री लहर की तरह उमड़ पड़ी। वो बढ़ती ही जा रही थी, और भी ज्यादा मजबूत। कल रात उसने मेरे सामान की तलाशी लेने का इरादा किया था। सुकाइदाओ देखना चाहती थी कि क्या मैंने उसके लिए एक शब्द भी छोड़ा है, लेकिन उसे पता चला कि किसी मोड़ पर मैंने पहले ही अपना सारा सामान साफ कर दिया था, बिना कोई निशान छोड़े, एकदम क्लीन, जैसे मैं वहां कभी रहा ही न हूं। ये सोचकर वो एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठ सकी। वो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमांडर के ऑफिस में झपट पड़ी। कमांडर, जिंगबाई मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर की रिक्वेस्ट है, भले ही इसके लिए मेरा डिमोशन रैंक कम होना क्यों न हो जाए। कमांडर अपनी डेस्क के पीछे बैठा था। उसने उसे हैरानी से देखा। कॉमरेड सू, ऐसा क्यों? तुम्हारी माँ और बहन दोनों यही हैं और फिर भी तुम जिंगबाई जाना चाहती हो? सुकाइदाओ ने एक कड़वी मुस्कान दी। कमांडर, मेरे और मेरे पति के बीच एक छोटी सी गलतफहमी हो गई है। वो जिंगबाई भाग गया है। कमांडर और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। क्या तुम्हारी मैरिज एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी? उसने कहा। ऊपरी अधिकारियों ने इसे अप्रूव नहीं किया। उन्होंने पक्का उस आदमी को तुम्हारे लिए अनसूटेबल, अनुपयुक्त माना होगा। हमारी यूनिट में बहुत सारे अच्छे आदमी हैं। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो तुम उन पर विचार कर सकती हो। सुकाइदाओ ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। इस जीवन में मेरे पास केवल वही होगा। कृपया मेरी रिक्वेस्ट मान लें कमांडर।
एक पल बाद कमांडर ने आह भरी। उसने एक टेलीग्राम निकाला। कायदाओ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। बात यह है कि ऊपर से ऑर्डर आया है। तुम्हें 1 साल तक साउथ वेस्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यह वाक्य किसी बिजली गिरने जैसा था। इसने सू कायदाओ की सीधी रीढ़ को झुका दिया। क्या वो मुझसे इतना बचना चाहता है? शाम को सोंगजिंग नियन उसे लेने आया। सू कायदाओ पर एक नज़र डालते ही एक परेशान महिला दिखाई दी। वह तेजी से आगे बढ़ा। कायदाओ, क्या काम पर कुछ गड़बड़ हुई है? इससे पहले कि सू कायदाओ कुछ बोल पाती, उसने अपने अधीनस्थ गार्ड्स, सबॉर्डिनेट गार्ड्स को पास से गुजरते हुए जोर से चिल्लाते सुना। हेलो लेफ्टिनेंट। हेलो जीजाजी। वो तुरंत भड़क गई। उसकी नज़र जिंग नियन के शर्मिंदा एक्सप्रेशन से मिली। वो एक पल के लिए रुकी। वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। सोंगजिंग नियन उसके एक कदम और करीब आया। उसकी आवाज कोमल थी। मैं बुरा क्यों मानूंगा? पिछले 5 सालों से मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। विदेश में रहने के दौरान मैं गुजारा करने के लिए हमारी यादों पर ही निर्भर था। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे पास वापस आने के लिए कितना बेताब था। सुकायदाओ की पुतलियां थोड़ी कांपी। उसने अपनी बांह पर सोंगजिंग नियन के हाथ की गर्मी महसूस की। उसके अंदर बेचैनी, डिस्कम्फर्ट का एहसास जाग उठा। जिंग नियन, अब हम पास्ट बीते हुए कल की बात है। सुकायदाओ ने ठंडेपन से जिंग नियन को धक्का दे दिया, जो उसे गले लगा रहा था। मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट आजकल मिशनों में बिजी है। युआन रू को भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स की पढ़ाई पर फोकस करना है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो सीधे मेरे ऑफिस कॉल करना। सोंगजिंग नियन का चेहरा पीला पड़ गया। इस सेंटेंस का मतलब उसे ये बताना था कि जब तक कोई काम न हो उसके सामने न आए। वो इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? सुक्स, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम उन वादों को भूल गई जो हमने एक दूसरे से किए थे? क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हें और युआन रू को बचाया था? मैंने तुम्हें उस आग से कैसे निकाला था? जैंग शेन मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? उसने कभी एक किताब तक नहीं पढ़ी। वो सिर्फ एक मामूली गवार कंट्री बम्पकिन है। क्या तुम उसे मेरे ऊपर चुन रही हो? सुकायदाओ ने अपने सामने पागल हो रहे सोंगजिंग नियन को देखा। अचानक वो एक बिल्कुल अजनबी की तरह लगने लगा। अगर तुमने हमें बचाया ना होता तो मैं इतना लाड़ प्यार दिया होता। उसने मेरे बारे में सोचा। उसकी आंखों में एक गहरा लगाव दिखाई दिया। भले ही जैंग शेन किसी भी तरह से तुम्हारी बराबरी ना कर सके, फिर भी मैं उससे प्यार करती हूं। सोंगजिंग नियन घर वापस आ गया, सुस्त और हताश। मेलबॉक्स में अमेरिका से आया एक लेटर पड़ा था। जैसे ही उसने इसे खोला, वो डर गया। उसने अपने हाथ में मौजूद फोटो को जमीन पर फेंक दिया। मेरे बेटे को चोट मत पहुंचाओ। फोटो में एक 3 साल का बच्चा था। उसका शरीर घावों से ढका था। उसका चेहरा नीला काला पड़ा हुआ था। उसकी आंखें डरी हुई थीं, जैसे मील दूर अपने पिता से मदद की भीख मांग रही हों। सोंगजिंग नियन ने दर्द में फोटो को अपने सीने से लगा लिया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तू इंतजार कर, डैडी तुझे घर ले आएंगे। सुकायदाओ ने कई दिनों तक जिंग नियन को नहीं देखा। उसने सोचा कि उसे मैसेज मिल गया होगा, इसलिए उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अगले हफ्ते मुझे ढूंढने के लिए छुट्टी लेने का प्लान पहले ही बना लिया था। जिंगबाई सिटी का ट्रेन टिकट खरीदने के बाद उसने गिफ्ट्स तैयार करना शुरू कर दिया। 5 साल पहले वो बहुत बिजी थी। उसने मुझे कुछ भी देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। अब वो उन सबकी भरपाई करना चाहती थी। गिफ्ट्स देखकर मेरे खुश चेहरे को इमेजिन करते हुए वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लेकिन जैसे ही उसने स्टोर से बाहर कदम रखा, उसने साफ सुना कि उसके आसपास के लोग उसके बारे में फुसफुसा रहे हैं। क्या ये वही अखबार वाली इंसान नहीं है? ये वही सोल्जर है जिसने अपने वफादार बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल के बेटे के प्यार में पड़ गई। वो बाहर से कितनी शरीफ दिखती है, उसका दिल इतना बदसूरत कैसे हो सकता है? सुकायदाओ स्पष्टीकरण मांगने के लिए ऊपर जाने ही वाली थी, लेकिन उसे सू युआन रू ने रोक दिया, जो भागते हुए वहां आई थी। दीदी, ये बुरा हुआ। जल्दी देखो, अखबार देखो। सुकायदाओ ने इसे ले लिया। उसने फ्रंट पेज पर एक बड़ी हेडलाइन देखी। उस पर साफ लिखा था, आग में जान बचाने वाले वफादार बॉयफ्रेंड को छोड़ा गया। रईस परिवार के बेटे ने प्रेमी को चुराने का मौका झपटा। आर्टिकल में सोंगजिंग नियन और सुकायदाओ के नाम बदल दिए गए थे, लेकिन जैंग शेन ये 2 शब्द बिना किसी बदलाव के पब्लिश किए गए थे। इस छोटे से इलाके में कोई भी तुरंत अंदाजा लगा सकता था कि ये किस परिवार के बारे में है। सुकायदाओ जितना पढ़ती गई, उसका चेहरा उतना ही काला पड़ता गया। ये सरासर बकवास है। ये किसने लिखा है? उनसे कहो कि मुझसे आकर मिले। सू युआन रू चिंता के मारे पसीने पसीने हो रही थी। दीदी, अब बहुत देर हो चुकी है। कमांडर ने घर पर फोन किया था। उन्होंने आपसे तुरंत मिलने को कहा है। कमांडर ने पटखनी के साथ टेबल पर अखबार पटका। उन्होंने गुस्से में डांटा, सू, आखिर ये सब क्या है? तुमने हमारे मिलिट्री पर्सनल की पूरी तरह से बेइज्जती कर दी है। इस डांट ने सुकायदाओ को अंदर तक झकझोर दिया।
मिलिट्री में इतने सालों में उसने जो इमेज बनाई थी वो एक अखबार की वजह से पल भर में बर्बाद हो गई। कमांडर, मैं इसकी पूरी जांच करूंगी। कमांडर का चेहरा सख्त था। तुम्हारी जांच से क्या फायदा होगा? अभी अर्जेंट टास्क पब्लिक के इंप्रेशन को बदलना है। तुम खुद बताओ क्या किया जाना चाहिए। सू ने अपना जबड़ा भींच लिया। मैं चीजों को स्पष्ट करने के लिए खुद एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पब्लिश करूंगी। सच में? जब तक आर्टिकल पब्लिश करने के लिए अप्रूव होगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। ठीक उसी समय जब टेंशन अपने पीक पर थी, एक साफ आवाज आई, कमांडर काइदाओ, मेरे पास एक सोल्यूशन है। सू ने सोंग जिंग नियन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसका एक्सप्रेशन तुरंत सख्त हो गया। ये एक रेस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया है। तुम अंदर कैसे आए? सू युआन रू जिंग नियन के पीछे पीछे आई। दीदी, मैं भाई जिंग नियन को अंदर लाई हूं। सोंग जिंग नियन पूरी तरह चिंता से भरा हुआ दिख रहा था। युआन रू ने मुझे बताया कि क्या हुआ। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। सू काइदाओ ने अपने होंठ भींच लिए। तुमने जिस सॉल्यूशन का जिक्र किया वो क्या है? सोंग जिंग नियन ने एक चिंतित और पीड़ित चेहरा बनाया। जब तक हम शादी करेंगे वो तुमसे शादी कर लेगा। उन्हें सच पता चल जाएगा। सू काइदाओ ने स्वाभाविक रूप से मना कर दिया। नामुमकिन। सोंग जिंग नियन की आंखें लाल थीं। काइदाओ, मैं बस इस मुश्किल से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बाहर अफवाहें इस वक्त बहुत गंदी हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता चला तो क्या होगा अगर वे तुम पर उलझे हुए रिश्तों, मेसी रिलेशनशिप्स का आरोप लगा दें? सू काइदाओ की आंखों में झिझक दिखाई दी। सोंग जिंग नियन ने मौके का फायदा उठाया। जहां तक जैंग शेन की बात है, जिंगबाई में अब उसे कौन जानता होगा या उसके चेहरे पर बुरा बोलेगा। जरूरी मामला तुम्हारी इमेज का ख्याल रखना है। जिंगबाई, जैंग फैमिली का घर। मैं हाथ में अखबार लिए अपने पिता के स्टडी रूम में गया, लेकिन मैंने देखा कि गू किंग हन भी वहां थी। जैंग शेन, क्या हुआ? मैंने गू किंग हन की तरफ एक नजर डाली और कहा, कुछ नहीं पिताजी। डिपार्टमेंट हेड, प्लीज आप अपना काम जारी रखें। गू किंग हन ने मुझे वापस बुलाया। जैंग शेन, क्या ये न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में है? मैंने अपनी आंखें झुकाईं और सिर हिलाया। मैंने सोचा था कि सू फैमिली को छोड़ने के बाद सू काइदाओ और सोंग जिंग नियन मुझे अकेला छोड़ देंगे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे मुझे बदनाम करने के लिए इतने नीच तरीके अपनाएंगे। मेरे पिता समझ गए और बोले, किंग हन को पहले से ही इस बारे में पता है। उसने पहले ही इसका ख्याल रख लिया है। वो अभी मुझे इसी की रिपोर्ट दे रही थी। क्या तुम सुनना चाहते हो? मैं दंग रह गया। ख्याल रख लिया? गू किंग हन धीरे से मुस्कुराई। उसने मेरे बैठने के लिए कुर्सी खींची। चिंता मत करो, मैंने उस रिपोर्टर को ढूंढ लिया है जिसने आर्टिकल लिखा था। उसने कबूल कर लिया है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, साथ ही एक पुराने मामले के बारे में भी। मैंने उसे उत्सुकता से देखा, लेकिन मैंने देखा कि उसकी खूबसूरत आंखें सहानुभूति, सिंपैथी से भरी थीं। सालों पहले तुमने दोनों सू बहनों को बचाया था। क्या तुमने नहीं बचाया था? तुम बिना किसी हिचकिचाहट के आग में कूद गए थे, लेकिन जिंग नियन ने उसका क्रेडिट चुरा लिया। मेरी आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। ये सब सोंग जिंग नियन की साजिश थी, है ना? गू किंग हन ने सिर हिलाया। उसने सहानुभूति के साथ कहा, तुमने इतने सालों तक दुख झेला है। जब मुझ पर कीचड़ उछाला गया और मेरा अपमान किया गया तब मैं नहीं रोया। जब मुझे पीटा गया और गाली दी गई तब भी मैं नहीं रोया। लेकिन न जाने क्यों गू किंग हन के कोमल शब्दों ने मेरी आंखों के कोनों को लाल कर दिया। पहली बार मैंने इतने दुख ग्रीवेंस के साथ कहा, लेकिन उन सभी ने मुझ पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। मेरे पिता और गू किंग हन को बेहद सहानुभूति महसूस हुई। उन्होंने जल्दी से मुझे दिलासा दिया, डरो मत। अब से जैंग शेन, तुम्हारे पास पिता और किंग हन हैं। हम तुम्हें फिर कभी दुखी नहीं होने देंगे। वो सोंग जिंग नियन, मैंने उसे पहले ही अरेस्ट करवा दिया है। पुलिस चीफ को अपने सुपीरियर से ऑर्डर मिला। उसने तुरंत पुलिस भेजने का अरेंजमेंट किया। 2 पुलिस कारें साउथवेस्ट मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में घुस गईं। कमांडर के ऑफिस में सोंग जिंग नियन अभी भी सू काइदाओ के जवाब का इंतजार कर रहा था। ठीक उसी समय जब सू काइदाओ हाँ में सिर हिलाने ही वाली थी, दरवाजे पर एक साफ दस्तक सुनाई दी। पुलिस अंदर झपटी। वे सोंग जिंग नियन के पास चले गए। सोंग जिंग नियन, आप पर प्रेस का इस्तेमाल करके बदनामी और अफवाहें फैलाने का शक है। कृपया हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें और इन्वेस्टिगेशन। यह वाक्य बिजली की कड़कड़ाहट की तरह था। इसने सोंग जिंग नियन को झकझोर कर रख दिया, जिससे उसके पैर कमजोर हो गए। वो लगभग जमीन पर गिर ही गया था। उसके हाव भाव पूरी तरह बदल गए, लेकिन फिर भी उसने शांत दिखने का नाटक करने की कोशिश की। मैंने ये नहीं किया। मैं किसी को कैसे बदनाम कर सकता हूं? किसी और ने रिपोर्ट किया होगा। मैंने इसे नहीं लिखा। मेरा इससे क्या लेना देना है? मैं तो खुद विक्टिम हूं। सू काइदाओ थोड़ी हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने अनजाने में सोंग जिंग नियन का बचाव किया। कॉमरेड,
क्या यहाँ कुछ गलतफहमी हो सकती है? सु युआनरू पूरी तरह से सदमे में थी। सही बात है। भाई जिंग नियन ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? पुलिस ऑफिसर ने रूखेपन से कहा। लेफ्टिनेंट सु, हम जानते हैं कि आपके और सॉन्ग जिंग नियन के बीच गहरे संबंध हैं, लेकिन कृपया अपनी पर्सनल फीलिंग्स को सरकारी काम के बीच में ना आने दें। सु कायदाओं ने अपनी नाराजगी जताते हुए माथे पर बल डाला। कॉमरेड, ये कैसा एटीट्यूड है? क्या मुझे एक वाजिब सवाल पूछने की इजाजत नहीं है? लेफ्टिनेंट सु, अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद गवाही सुन लीजिए। ये कहने के बाद दो पुलिस ऑफिसर एक पतले और कमजोर आदमी को अंदर लाए। सु कायदाओ हैरानी से चिल्ला उठी। उसका नाम रिपोर्टर ट्रान हाई था, एक छोटा मोटा रिपोर्टर जिसने कभी ऐसा सीन नहीं देखा था। वो धड़ाम से अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। लेफ्टिनेंट सु, मैं सब कुछ कबूल करता हूं। मैं आपसे भीख मांगता हूं, प्लीज मुझे गोली मत मारना। सॉन्ग जिंग नियन ने ही मुझे सारी रिपोर्ट्स लिखने के लिए कहा था। उसने मुझे 5 युआन दिए थे। उसने मुझसे कहा था कि मैं आपको और जैंग शेन को बदनाम करने की पूरी कोशिश करूं ताकि उसे आपसे शादी करने का मौका मिल सके, और वो आग से बचाने वाली कहानी भी उसने मुझसे वो फेक न्यूज लिखने के लिए कहा था। रिपोर्टर का हर शब्द सु कायदाओ के दिमाग में धमाके की तरह गूंजा, जिससे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो आगे झपटी और ट्रानहाई का कॉलर पकड़ लिया। उसका खूबसूरत चेहरा बिगड़ गया था। तुमने क्या कहा? ट्रानहाई डर के मारे पूरी तरह कांप रहा था। उस दिन जिसने सच में आपको और आपकी बहन को बचाया था वो जैंग शेन था। आपके करीब आने के लिए सॉन्ग जिंग नियन ने उसका क्रेडिट चुराने की साजिश रची थी। सॉन्ग जिंग नियन जोर से चिल्लाया। ऐसा नहीं है कायदाओ, ये नीच आदमी मुझे फंसा रहा है। तुम इसकी बात नहीं सुन सकती। सु कायदाओ की कनपटियों में तेज दर्द हुआ। वह सुध बुध खोकर जैसे उस दिन के मंजर को याद करने लगी। भयंकर आग में एक दुबला पतला फिगर बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी तरफ दौड़ रहा था। उसने आखिरकार उसका चेहरा साफ देखा। वो जैंग शेन था। हिम्मत रखना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। भारी गर्मी और घने धुएं के बीच मैंने उसे और सु युआनरू को रेस्टोरेंट से बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया। आग ने मेरी स्किन को छील दिया था और मेरे सिर को जला दिया था। जब तक हम सुरक्षित नहीं हो गए, मैंने एक आवाज तक नहीं निकाली। आखिरकार मैं उसके पास गिर पड़ा। सु कायदाओ की आंखें लाल थीं जैसे आग से जल गई हों। वो आगे बढ़ी और सॉन्ग जिंग नियन को जोर से थप्पड़ मारा। तुम नीच इंसान, तुम्हारी मुझे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? सॉन्ग जिंग नियन ने अपना जलता हुआ गाल पकड़ लिया। उसका चेहरा सदमे से भरा था। उसने कहा, तुमने मुझे मारा, सिर्फ इन शब्दों की वजह से तुमने तुरंत मुझ पर शक कर लिया। सु कायदाओ गुस्से से कांप रही थी। तुमने जैंग शेन को दूर भगा दिया। तुमने जानबूझकर मुझे उसे गलत समझने के लिए मजबूर करने की साजिश रची। ये सब तुम थे। सॉन्ग जिंग नियन की आंखें भी लाल हो गईं। सुक्स, भले ही मैंने उसे फंसाया, पर क्या तुम भूल गई कि जैंग शेन को चोट पहुंचाने वाले शब्द और काम तुम्हारे अपने थे? अब तुम ऐसे नाटक कर रही हो जैसे तुम बहुत साफ हो। असली गुनहगार तुम हो। सु कायदाओ का शरीर सुन्न पड़ गया। ये सच था। वे ही थे जिन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया था। उनकी कद्र न करने की वजह से ही मैं चला गया। निर्णायक रूप से इस पल पछतावे की लहर उमड़ पड़ी जिसने उसके पूरे दिल को दर्द से तड़पा दिया। सु कायदाओ ने कमांडर से विनती करने के लिए अपना सिर घुमाया। कमांडर, 1 हफ्ते की छुट्टी की रिक्वेस्ट है। मैं जिंगबाई सिटी जाना चाहती हूँ। उसे अभी मेरे पास जाना था और अपने मुंह से सॉरी कहना था, और वो आई लव यू भी जो सालों से बकाया था। हेलो डिपार्टमेंट हेड। मैं किम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से बाहर आया और गु किंग हन से टकरा गया जो मेरी तरफ ही आ रही थी। गु किंग हन ने थोड़ा बेबस होकर कहा, जैंग शेन, बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मैंने अपने बचपन की इस सबसे करीबी दोस्त को देखा। मेरी यादों में वो मुझे बिल्लियों और कुत्तों का पीछा करने और पक्षियों के घोंसलों पर छापा मारने के लिए ले जाती थी। बगल के घर की ये लड़की, हालांकि वो मुझसे छोटी थी, वो मेरा ख्याल एक बड़ी बहन की तरह रखती थी, और बिना जाने उसने मुझे कभी भाई नहीं कहा था। वो बड़ी होकर लंबी और खूबसूरत हो गई थी, जबकि मैं 5 साल बर्बाद करने के बाद अब उससे और भी दूर हो गया था। मैंने अपने दिल में अनकही इनसिक्योरिटी को दबाया और धीमी आवाज में कहा, ये ठीक नहीं रहेगा। गु किंग हन ने मुझ पर दबाव नहीं डाला। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। हम दोनों बर्फ के बीच खामोशी से चलते रहे। 2 स्नोमैन के पास से गुजरे। मैं रुकने से खुद को रोक नहीं सका। साउथवेस्ट रीजन में बर्फ नहीं पड़ती। मैंने लंबे समय से स्नोमैन नहीं बनाया था। गु किंग हन ने पूछा, क्या तुम खेलना चाहते हो? ये सुनकर मैं ठिठक गया। मैंने अनजाने में अपना सिर हिला दिया। पिछले 5 सालों से मैं हमेशा बहुत बिजी रहता था। सू के घर के अंदर और बाहर ख्याल रखने के लिए बहुत सारी चीजें थीं। समय के साथ मैं भूल गया था कि मजा कैसे किया जाता है। लेकिन फिर भी सु कायदाओ और सु युआनरू अभी भी मेरी आलोचना क्रिटिसाइज करते थे कि मैं बोरिंग हूं। हाउसवर्क के अलावा मुझे और कुछ नहीं आता था। गु किंग हन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं अगर डायरेक्टर जियांग बाद में पूछें।
वो तुम्हारी जगह खुद डांट खा लेंगे। उसकी हथेली की गर्माहट ने मुझे झकझोर दिया। मेरे दिल का कोना गर्म होने लगा। हम दोनों 7 या 8 साल के बच्चों की तरह आंखों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अपने कोट के बटन खींच लिए। हमने उस फनी स्नोमैन को देखा और खिलखिलाकर मुस्कुराए। जब हम घर पहुंचे तो पिताजी खाना खा चुके थे। हमें इस बिखरी हुई हालत में देखकर उन्होंने पूछा, क्या तुम दोनों को लूट लिया गया है? गु किंगहन और मैंने एक दूसरे की ओर देखा। मैं मुस्कुराया और कहा, पिताजी, डिपार्टमेंट हेड गु और मैं स्नोमैन बनाने गए थे। पिताजी ने हमें गर्म करने के लिए गर्म चाय दी। यह लड़की जैंगशेन को कुछ क्लासिक काम करने के लिए ले जाना तक नहीं जानती। मुझे लगा कि तुम दोनों छोटे बच्चे हो जो बिना कपड़ों के घूम रहे हो। तुम ये क्यों नहीं बताती कि पिछले साल कैसे तुमने सोल्जर्स के साथ स्नोबॉल फाइट की थी और अपनी कमर मटका रही थी? किंगहन। गु किंगहन जानती थी कि कब रुकना है। फिर उसने मेरी तरफ देखा। क्या तुम कल मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? मेरी आंखें चमक उठीं और मैंने धीरे से सिर हिलाया। गु किंगहन जाने से पहले मेरे घर पर डिनर के लिए रुकी। उसे दरवाजे तक छोड़ते हुए मैंने कहा, गुड बाय किंगहन, कल मिलते हैं। गु किंगहन ने धीरे से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया। गुड नाइट जैंगशेन। हमारी इस छोटी सी बातचीत को मेरे पिता ने तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने मेरे दरवाज़ा बंद करने का इंतजार किया, फिर जल्दी से पूछा, जैंगशेन, तुम किंगहन के बारे में क्या सोचते हो? मैं थोड़ा शर्मिंदा था। वो बहुत अच्छी है। पिताजी ने इमोशनल होकर मेरे कंधे को थपथपाया। इतने सालों तक उसने तुम्हें ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। हर बार जब उसकी यूनिट का कोई साथी पूछता तो वो कहती कि उसकी लाइफ में पहले से ही कोई है।